नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आज श्रद्धा के पिता मौजूद हैं। साथ में जो श्रद्धा केस के लॉयर हैं सीमा जी, वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम श्रद्धा के पिता से बात करते हैं जो क्राइम तक के स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले, और मुझे लगता है हर एक शख्स ये जानना चाहता है कि इस केस में इस समय अपडेट क्या चल रहा है, केस कहाँ तक पहुँचा है, आप क्या जो इन्वेस्टिगेशन हुई इस केस में उससे आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक? इन्वेस्टिगेशन से तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। उन्होंने अच्छी तरीके से रिकवर किया है। तो अभी जो केस का स्टेटस ऐसा है कि आज पहला दिन था ट्रायल का। तो पहले दिन में ही उन्होंने काफ़ी सारे मतलब स्टेटमेंट, 2-3 स्टेटमेंट का कवर की है। और मुझे लगता है अभी ये फास्ट ट्रैक पे चला गया है, तो जल्दी इसका नतीजा निकलेगा। सीमा जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप एडवोकेट हैं श्रद्धा केस की, और काफ़ी जितने इस तरह के केसेस थे, चाहे निर्भया केस है, आप उसमें भी एडवोकेट रहे। कितना मुश्किल होता है मैम इस तरह के केसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करना, ऐसे में जब एक तरफ मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, एक तरफ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, और एक तरफ पर्सनली ये भी लगता है कि ऐसे मामले में जो न्याय है वो मिलना चाहिए? हाँ, देखिए, दो सबसे मेन बात कि जिसके साथ भी क्राइम हुआ है उस पर्सन को जस्टिस दिलाया जाए। अब वहाँ पर मीडिया ट्रायल उसको बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये भी है कि सोसाइटी का जो हिडन फेस है आपदा पूनावाला के रूप में, वो मीडिया के थ्रू या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के थ्रू ही फ्रंट पर आता है। तो इसमें मुझे कुछ ऐसे गलत नहीं लगता है कि वो टर्म भले ही ट्रायल दे दिया जाए, लेकिन अगर समाज को वो चीज़ें सेंसिटिव बना रही हैं तो वो ठीक है। नो डाउट ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्योंकि अगर श्रद्धा वाले केस की हम बात करें और निर्भया केस से अगर मैं कंपेयर करूं, तो उसमें 4 एक्यूज थे, यहाँ पर 1 एक्यूज है। वहाँ पर हमारे लिए चीज़ें इसलिए आसान हो गई इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर कन्विक्शन बाद में कराना, क्योंकि वो सारे एक्यूज भी मौजूद हैं और वहाँ पर निर्भया की बॉडी भी मौजूद है। गैंग रेप मर्डर केस में बॉडी बहुत बड़ा एविडेंस होता है। श्रद्धा वाले केस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ट्रायल में ये है कि श्रद्धा की डेड बॉडी नहीं थी, उनकी बोन्स हैं। अब उन बोन को उनके फादर के साथ में डीएनए सैंपल से मैच कराया गया। अब हमें कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि जितने भी बोन्स हैं वो इनके डीएनए सैंपल से मैच किए, तो सारे फैक्ट को हमें कोरोवरेट करना है। और इस कोरोवरेशन में कहीं पर भी कोई विदाउट अगर रीजनेबल डाउट हम नहीं कर पाते हैं तो वो डिफ़िकल्टी आ सकती है। लेकिन आज जो एविडेंस पर मैटर आया है हमारा ट्रायल पर, तो 3 पर्सन के आज एविडेंस चीफ जो हुआ है, उसे मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रायल बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और हम कन्विक्शन करा ले जाएंगे इसमें। तो डिफ़िकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस केस में आपने साक्षी मर्डर केस का भी सुना होगा जो अभी चल रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं इस केस को, क्योंकि इसमें भी वही एक तरह से कहा जाए घिनौनी हरकत की गई, सीसीटीवी में सारी चीज़ें दिख रही हैं, एविडेंस भी बहुत क्लियर कट है। जबकि श्रद्धा केस में, जैसे मैम ने भी बताया, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस इतने स्ट्रांग है श्रद्धा केस में कि बहुत रेयर चांस होगा कि उसमें कोई डाउट रहे। तो सर, इस केस को आपने जब देखा पहली बार, तो आपका क्या दिमाग में क्या आया सर इस केस को देखकर? ये तो पहली बात तो इनकी हिम्मत कहाँ से होती है ऐसे हत्याएं करने की। ये मतलब इन लोग को पता है कि लड़की को कैसे मतलब ये इन्फ्लुएंस करे, तो उसके बाद ये लोग परिवार को ही अलग करवाते हैं। पहले परिवार को कुछ मालूम नहीं होता है कि ये लड़की क्या करती है, किससे मिलती है, तो उससे उनको जो करना है वो आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है यही इनका प्लानिंग रहता है कि ये लड़की को कैसे फंसाना है। सर, एक चीज़ बहुत कॉमन है, आए दिन बहुत सारे केस सिमिलर आ रहे हैं। आज भी एक छत्तीसगढ़ से केस आया, पेरेंट्स को पता नहीं होता, जैसे आपने बताया। तो ये पेरेंट्स को कब समझ जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ आ रहा है, कहाँ अभी हम थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ सही कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में यूथ तुरंत घर वालों से झगड़ा कर रहा है और अलग रहने लग रहा है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस है, और बहुत सारे अभी भी बच्चे लिविंग में रह रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंट्स को ऐसे कौन से स्टेज पे समझ जाना चाहिए कि अब मैं अपने बच्चे के बारे में थोड़ा जानूँ, थोड़ा पता करूँ कि ये क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी क्या है, थोड़ा कुछ सही नहीं लग रहा।
आपको क्या ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स को नोटिस करनी चाहिए? ये तो जब ये मतलब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं उस वक्त उनको ध्यान देना चाहिए कि ये अभी इनकी उम्र ही ऐसी रहती है कि पेरेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। तो मुझे लगता है कि ये अगर अच्छी तरह से उनको समझा पाए और अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा पेरेंट्स के लिए। नहीं तो फिर ऐसे अगर उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा ये लड़के कहाँ भटकेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है उसमें। सर इस केस में, श्रद्धा केस में, अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे सर पूछूं, कहाँ आपको लगता है सर कमी रह गई? क्योंकि आपने कोई परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने अपने बच्चे का, हर कोई माँ बाप ये चाहता है उनका बच्चा जो है वो आगे बढ़े, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखता है, आपने भी वो तमाम चीज़ें करी। कहाँ सर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई या किस्मत ही ऐसी थी? क्या सर इसको किस सेंस में देखते हैं? मुझे तो यही मतलब मैंने यही सवाल मैंने बच्ची को की थी कि ये कैसे इतना चेंज हो गई कि तुम हम लोग को बिलीव करने के बजाय लड़के को बिलीव करने लगी। तो मैंने काफ़ी बार उसको समझाने की कोशिश की तो फिर भी वो मानी नहीं। पता नहीं उसने इतना कैसे इन्फ्लुएंस किया उसके साथ और फिर वो मतलब हमसे अलग ही होते चले गई और हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाए। सीमा जी, आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के केसेस में शाबाद डेरी का जो केस हुआ जिसमें लड़की की हत्या हुई साक्षी की, इस केस में ये भी बात निकल कर आई कि आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई शुरुआत में। वहाँ आसपास के लोग कह रहे थे कि राहुल नाम से वो जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। तो ये इस तरह के केसेस आपके पास बहुत आते होंगे और बहुत आप सुनते होंगे कि इसको इनडायरेक्टली इसको लव जिहाद भी कहा जाता है। इस तरह के केसेस से डील करने के लिए कानून में क्या प्रावधान है और क्या ऐसे केसेस नहीं हो, इसको लेकर क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो शाहबाद डेरी का केस हुआ है, जो बेटी और उसमें शाहिल नाम का जो लड़का है, इस केस के अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। मैंने एक कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक चीज़ की लैकिंग मैंने देखी है कि जो मेल पर्सन है यहाँ जब रिलेशनशिप में जा रहा है तो उसके रिलेशनशिप से उसके कैरेक्टर को नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन जब एक बेटी उसी रिलेशन में है तो वो छुपाती है इन चीज़ों को पेरेंट्स से कि कारण ये है कि उसके ऊपर सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है सोसाइटी और पूरा स्ट्रक्चर। तो वो अपने पेरेंट्स को बताने में डरती है, जबकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैंने देखा है कि लड़के के पेरेंट्स को ये बातें पता हैं कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर आइसोलेट हो गई। एक तरफ मुझे लगेगा कि अगर हमने पेरेंट्स को बताया तो वो ये कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, क्योंकि हम अभी अपने बच्चों को लेकर के इतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि अगर वो उनके पेरेंट्स के ओपिनियन के हिसाब से गलत रास्ते पर भी हैं तो उनके हम साथ खड़े रहें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कि उस बच्चे को खुद जब ये रियलाइज़ हो कि नहीं मेरे पेरेंट्स ठीक हैं और जो शख्स जिसके साथ हम हैं रिश्ते में वो मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इस बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आया तो जो पर्सन उसके साथ रिलेशनशिप में है वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेता है कि देखो आपके फादर डांटते हैं, आपकी मदर डांटती है, वो ये जैसे कि अभी विकास जी ने कहा कि ऐसी होती है कि उसमें इन्फ्लुएंस करने वाली होती है। तो बच्चे तो नो डाउट कि हम एक ट्रांजिशन फेज से भी गुजर रहे हैं, एक तरफ हमारी पश्चिमी सभ्यता भी है और हम भी अपने कल्चर्स को लेकर। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समाज की, उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को हम कैसे उनका साथ किसी भी सिचुएशन में ना छोड़ें, और बच्चों को इतना अंडरस्टैंड अप करना पड़ेगा चीज़ों को कि परिवार उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जहाँ उन्होंने अपनी जड़ों से साइड किया अपने आप को तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो साक्षी वाले केस में भी मुझे नज़र आता, लेकिन कितना भी कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर कोई इस हद तक क्रूअलिटी के साथ मर्डर कर रहा है तो उस व्यक्ति का माइंड सेट बहुत ही क्रूअल है। इसके ऊपर समाज की नज़र, लॉ एंड ऑर्डर का डर, डिटरेंस ये होना चाहिए।
मैम एक सवाल बहुत वाजिब है और सब पूछ रहे हैं। जैसे साक्षी के माता पिता ने कहा कि उन्हें पता था कि ये लड़का उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी लड़की के लिए, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। पेरेंट्स को पता होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति है जो वो ठीक नहीं है मेरे बच्चों के लिए, तो भी मेरा बच्चा उनके साथ है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है, लीगल रेमेडी है या कोई भी ऐसी चीज़ है कि उन्हें या हम कोर्ट जाए, पुलिस के पास जाए, कन्विंस करें, या उन्हें बताए कि इससे मेरी बेटी को जान को खतरा है, क्योंकि बेटी तो फुली इन्फ्लुएंस हो गई है, वो तो आएगी नहीं। तो कोई ऐसा तरीका है जो घर वाले चाहे तो टाइम से पहले उन्हें कन्विंस करके बचा ले? क्योंकि आज ही एक छत्तीसगढ़ में केस हुआ, लड़की हॉस्पिटल में मरने से पहले उसने वीडियो बनाया और पेरेंट्स बता रहे थे कि हमें पहले ही पता था खतरा है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी हमारा। देखिए, अगर बच्ची नहीं सुन रही थी और जब मैटर यहाँ पर माइनर का आ जाता है, तो माइनर के साथ अगर कोई भी अडल्ट पर्सन रिलेशनशिप में है तो पेरेंट्स के पास अंडर पॉक्सो एक्ट में राइट है कि वो उस व्यक्ति की कंप्लेन कर सकता है। वो रेप में भी कर सकता है, वो किडनैपिंग में भी करा सकता है, क्योंकि वो अंडर 18 है। तो ये उनके पास राइट है और ये जानना चाहिए। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जब बच्ची अपने खुद के कंसेंट से है तो एक डर ये भी होता है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है कहीं उस व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप ना लग जाए। जैसे कि आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारे फॉल्स केसेस आ रहे हैं कि जिसमें उन बच्चों का कैरियर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो लड़के जिनकी भी हम कहेंगे कोई गलती नहीं। तो इन चीज़ों को हमें बैलेंस करने के लिए जो पोक्सो एक्ट है उसकी अवेयरनेस पेरेंट्स को होना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको भी होना चाहिए। तो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक लॉ जो है उसका सही इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे हाई कोर्ट्स या बहुत सारी ऐसी कमेटी बननी चाहिए। क्या हम ग्रास रूट लेवल पे वो काम कर पा रहे हैं? अभी साक्षी वाला केस है, क्या उस एरिया में जहाँ वो मर्डर कर रहा है, मैंने देखा करीब 17-18 लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बचाएं, उसको रोकें। तो समाज भी एक तरीके से उसको ऐसे लग रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिटरेंस नहीं है, लोगों में डर नहीं है, इसीलिए वो मार दे रहे हैं। श्रद्धा का मर्डर इस हद तक क्रूरलिटी के साथ आपता पूनावाला ने इसलिए कर पाया क्योंकि उसको लग रहा कि घर के अंदर है, हम मारेंगे, छुपा देंगे, डिस्पर्स कर देंगे वॉन्स को, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा ये मानना है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन से डिटरेंस उस व्यक्ति के अंदर भी होना चाहिए कि कोई अगर अपनी वाइफ के या किसी भी पर्सन के साथ बेड रूम में भी है, घर के अंदर है, तब भी उसको ये डर हो कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। इस लेवल पे अगर इम्प्लीमेंटेशन करा लिया तो प्रवेश जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्राइम होना कम नहीं होगा। तो एक चीज़ विकास जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल बच्चे जो हैं वो सब लाइफस्टाइल देख रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता भी उनके अंदर कूट कूट के बसी हुई है, मैं तो ये कहूँगा। पेरेंट्स को वो कुछ नहीं समझते, एक टाइम के बाद वो अपने राइट्स की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ की बात करते हैं, और सडनली 20-22 साल में वो ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि हमें सब पता है। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? अब पेरेंट्स सख्ती करेगा तो बच्चा ऑब्वियसली भाग सकता है, उसको राइट है, वो शादी भी कर सकता है, उसको राइट है। तो ऐसे में शुरुआत से, जैसे मैम भी बता रही हैं कि शुरुआत से अगर हम अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा आपने भी अच्छी दी, लेकिन किस तरह से रिलेशंस जब वो बन रहे हैं तो आपका विजिलेंट उसमें रहे, आपका अलर्टनेस रहे और आपका बच्चा आपकी बात माने, ये सर कैसे संभव है? ये आप कैसे मानते हैं? देखिए, मेरी श्रद्धा के बारे में मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं अभी 25 साल की हो गई और मुझे पूरा हक है कि मैं कुछ भी कर सकूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं मतलब एज अ पेरेंट्स हम कानूनी हिसाब से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल बच्चों को? तो फिर उनको पूरा राइट मिल जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहले सोचना चाहिए कि कानून किस तरह से बनना चाहिए, इसमें आगे ऐसे कंट्रोल कर सके पेरेंट्स का हक होना चाहिए इसके ऊपर कि अगर वो 18 साल तक बड़े किए हैं तो बाद में पेरेंट्स को कुछ हक नहीं है इसमें। तो इस बारे में सोचना चाहिए, मुझे लगता है। आपका इशारा है कि कानून में बदलाव जरूर होना चाहिए। आपको जब आफ्ताब के बारे में पता चला था पहले श्रद्धा से, तो आपको उसकी पर्सनालिटी से पहले क्या कोई आभास हो गया था कि ये लड़का तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, कुछ आगे जाके ऐसी बड़ी होनी हो सकती है? क्या आपको ऐसा कुछ लगा था स्टार्ट में उसकी पर्सनालिटी से? नहीं, उससे तो जब मैंने तो कभी ज़्यादा बात नहीं की उससे, लेकिन देखने से तो ऐसे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये मतलब ऐसा कुछ कर पाएगा।
पर उसने जो भी ऐसा दिमाग यूज़ किया, मेरे बच्ची को अलग से मतलब सब प्लानिंग के साथ किया, तो ये तो मुझे बाद में पता चला। लेकिन मैं जब उसके घर वालों से मिला तब मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ था कि ये लड़का सही नहीं है, घर वालों का बर्ताव। और फिर उसका बाद में जो श्रद्धा के साथ जो भी वो बर्ताव करता था, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये श्रद्धा को कुछ न कुछ करने वाला है। सर क्या उसके घर वालों को सारी बातें पता थी ये वाली? मुझे तो पक्का यकीन है कि घर वालों को ये सारी बातें पता थी। तो आपका ये मांग है कि ऐसे उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी? जी हाँ, मैंने तो शुरू से ही उनके खिलाफ मांग की है। अभी देखते हैं आगे केस में कैसे ये निकल पाता है। मैम एक सवाल था, जैसे कि आज के टाइम में एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही है कि लड़के की एज ना बहुत ज़्यादा होगी और वो लड़की जो है ना कॉलेज में जस्ट गई होगी या स्कूल से निकली होगी, क्योंकि लड़कों को बड़ा इजी होता है कि अपने से कम एज की लड़कियों को टारगेट करके उन्हें अपनी बातों में फंसाना या फुसला लेना। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स को पता चल रहा है कि मेरी लड़की कम एज में, अंडर एज में, और उसका कोई बॉयफ्रेंड है और मुझे लग रहा है कि वो उससे खतरा है, लेकिन वो कोई ऐसे रिलेशन में नहीं है या कोई ऐसे फिजिकल रिलेशन या किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन अगर उसे लग रहा है खतरा है, दूर करना है, तो उसके लिए क्या सेम पॉस्कोट, क्या पुलिस के पास जाके सेम एक्ट में हेल्प ले सकते हो? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके कोई रेप जैसा अटेम्प्ट या रेप हुआ हो, उसके अलावा भी वो कंप्लेन एक दे सकते हैं कि हमारी बेटी को ये पर्सन जो है वो स्टॉक करता है और ये उसको मतलब इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, किडनैप भी हो सकती है। तो ये एक कंप्लेन तो दे सकते हैं जिससे कि अलर्ट हो जाएगा वो पार्टी दूसरी भी। और उसके अलावा जैसे कि विकास जी ने भी कहा कि हमें और भी प्रोग्रेसिव कानून की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ प्रवेश जी मैं कहना चाहूँगी, देखिए ये सोसाइटी में मेल फीमेल फ्रेंडशिप और प्रेम लव ये सदियों से चला आया है। कुछ लोग नो डाउट ऐसे हैं कि आप जिस लाइक आफ्ताब पूनावाला, शाहिद, इधर निक्की यादव के वाले केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी में लव मैरिज हुई। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, मीडिया हाउसेस लॉयर्स के, और बहुत अच्छा रिलेशन है उनका। तो हम हर किसी को, पेरेंट्स को भी इतना नहीं अलर्ट होना चाहिए कि उनके बच्चे कहने लगे नहीं आप तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप से। तो हमें बैलेंस सोसाइटी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आफ्ताब पूनावाला जो है, इस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, इस एक्यूज्ड की, ही इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिव पर्सन कि हमारी श्रद्धा को वो इतना मारता पीटता था। 2020 में श्रद्धा ने बसई थाने में एक कंप्लेन दी थी जिसमें उसने कहा कि ये आफ्ताब पूनावाला मुझे थ्रेट करता है और मुझे ब्लैकमेल करता है और कहता है तुम्हें पीसेस में काट काट के फेंक दूंगा। ये 2020 की बात है। उसका माइंडसेट वैसा ही था। जब इस लेवल पे जो व्यक्ति बात कर रहा है और फिर भी हमारी बेटी वो श्रद्धा वहाँ से नहीं निकल पा रही है, और ये रियलिटी है। अभी बाद में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, चूँकि मेरा मैटर सब जुडिस है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते हैं लेकिन एक बात कहूँगी कि वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिव पर्सन है और इस वजह से हमारी श्रद्धा नहीं निकल पाई और वो टॉर्चर करता है। इस केस में मैम एक चीज़ और भी आई, ये कहा गया कि जो साक्षी वाला केस हुआ उसमें जो एक्यूज़ था वहाँ सोशो इकोनॉमी सिचुएशन बहुत ही वीक है, बहुत गरीब परिवारों से हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ ये इस तरह के क्राइम होना कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। लेकिन जब कंपेयर किया गया श्रद्धा केस से तो वहाँ कहा गया वहाँ तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, वो तो काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो ऐसे केस में वहाँ भी क्राइम हो रहा है और हाई क्लास में भी क्राइम हो रहा है, इसको इस सेंस में देखा जाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। जो व्यक्ति जो सोशल इकोनॉमिकल जिसका डिप्राइव है वो पर्सन, वो क्राइम नहीं करेगा, वो फिर मेन स्ट्रीम में आने के लिए स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, उसकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक हो, उसका एजुकेशन लेवल ठीक हो। हाँ, उसमें अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारी लोकल बॉडी जो है वो अगर कोऑपरेट करती है तो डेफिनेटली वो पर्सन आ जाएगा मुख्यधारा में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो डिप्राइव होने की वजह से, फिनेंशियली या इन सारी चीज़ों की वजह से, तो फिर वही सेम क्वेश्चन आपका, फिर आफ्ताब पूनावाला क्यों क्राइम कर रहा है? और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। निक्की यादव का केस है कि वो शख्स अच्छा खासा अर्न कर रहा था और उस बेटी का मर्डर करके फ्रिज में रख के दूसरी मैरिज कर रहा है जा करके, और डॉरी भी ले रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि डॉरी वाली भी चीज़ें आई। तो ना तो वो फिनेंशियली डिप्राइव था और सोसाइटी में भी वो लोग अच्छा
थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने लिंक का यूज किया, दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल उसमें इन्वॉल्व था, वो सब कुछ करे लेकिन वो फिर भी क्राइम करे। तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट भी है, और जिस माइंडसेट को हम पैट्रियार्किकल माइंडसेट कहते हैं कि एक फीमेल है जो कि नो डाउट हमारी सोसाइटी में अभी भी फीमेल को उस लेवल पे हम नहीं उसकी एक्सेप्टेंस उसको दे पा रहे हैं, चाहे उसकी रिलेशनशिप की हो, चाहे उसके एक्सपोजर की हो, इन सारी चीज़ों को नहीं दे पा रहे। तो लोग उसको ऑब्जेक्ट समझ करके करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर से जोड़ दिया। एक मेरे पास केस है, मैं एग्जांपल देती हूँ भोपाल का, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। वो लड़की अपने घर से निकल गई, 20 साल की है, क्योंकि उसके घर में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा था, और वो अपनी एजुकेशन के लिए निकल गई, पढ़ाई करने के लिए। जब उस लड़की जब वो गई, वो ड्राइवर की हेल्प ली उसने, तो उन लोगों ने एलिगेशन लगा दिया कि वो किडनैप कर ले गया, उसको भगा ले गया, जबकि क्रिस्टल क्लियर केस है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उस परिवार का ये कहना है कि चूंकि मेरी बदनामी हो गई, ये लड़की सिर्फ मुझे अपने घर में इसलिए चाहिए जिससे मैं इसको मर्डर करके समाज को मैसेज दे पाएँ कि हमारी प्रतिष्ठा के साथ इसने खेला, इसलिए मैंने इसका मर्डर करके हमने रेपुटेशन को बचा लिया। ये पेरेंट्स का माइंडसेट भी है, आप सोच। और ये मुझे लग रहा है कि कुछ भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ जो हाइपोथेटिकल है, जो रियलिटी है वो चीज़ है। और यही सेम केस हम निक्की में देख सकते थे, क्योंकि पिता खुद इन्वॉल्व था, बेटे को सपोर्ट कर रहा था कि तू उसे मार दे, जो भी कर दे, लेकिन तुझे इस लड़की से शादी करनी है। एक चीज़ और मेरा सवाल था इसके बीच में, ये सारे आपने नैना साहनी केस भी सुना, निक्की यादव भी सुना, साक्षी भी सुना, श्रद्धा भी सुना। एक चीज़ जो चारों में कॉमन नज़र आई वो ये नज़र आई कि कहीं ना कहीं लड़के ने, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी सेंस में, हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये जो उसने क्राइम किया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक बात तो थी हर केस में कि कहीं ना कहीं हर किसी ने अपने आप को चीटेड फील किया। देखिए, चीटिंग की डेफिनेशन ये उस रिलेशन में क्या वो पर्सन डिस्क्राइब करेगा। आज की डेट में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, क्योंकि फैक्चुअल डेटा इसका आता भी नहीं है। जहाँ पर वर्किंग प्लेस पर लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर सब आपसी फ्रेंडशिप है, बातचीत करना है, पार्टी में भी जाते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आज भी एक फीमेल जब अपने वर्किंग प्लेस पर खुश होकर के अपने कलीग्स के साथ बात कर रही होती है, तो वो कलीग्स जो कि उस चीज़ को अपने लिए कंफर्टेबल जोन समझते हैं, उस फीमेल्स को करेक्टर से जोड़ देते कि हंस के हर किसी से बात कर रहे हैं। तो करेक्टर की डेफिनेशन मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, और ये रिलेशनशिप में भी आती है। आफ्ताब पूनावाला जो कि लड़कियों के साथ भी, अदर गर्ल्स के साथ भी, इवन की श्रद्धा के वॉन्स को ट्रेस बैग में फ्रिज में रखने के बाद भी एक लड़की को बुला रहा है, गर्लफ्रेंड को। आप सोचिए लेवल, तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, तो वो व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा। नैना साहनी वाले केस में आज की डेट की अगर हम बात करें, जब हम कहते हैं भारत 21वीं सदी की तरफ है, एक बेटी अगर पॉलिटिकल एम्बिशन रख रही है तो उसको कहा जाता है कि वो एम्बिशियस है। और जब एक बेटा या एक मेल पर्सन ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में नाम करूंगा और मैं मैरिज नहीं करूंगा, मैं होल लाइफ ये काम करूंगा, तो उसको समाज कहते हैं देखो उसने सेक्रीफाइस किया। फिर वो बेटी, वो लेडी सिर्फ डिफरेंट जेंडर होने की वजह से वो एम्बिशियस को निगेटिव वे में उसको कैसे देखा जा सकता है। सेम अब ये इंटरप्रिटेशन किसकी होगी? वो इंटरप्रिटेशन नहीं, वो उसका माइंडसेट था नैना साहनी का जो हस्बैंड था सो कॉल्ड, जिसने उनका टुकड़े करके उनको तंदूर में जलाया। आफ्ताब पूना वाले केस में है, इवन इस केस में निक्की यादव वाले केस में उस बेटी की क्या गलती थी? वो तो ऑनेस्ट तरीके से एक ट्रस्ट करके अपनी पूरा परिवार को छोड़ करके उसके साथ रिलेशनशिप में थी, शादी भी कर ली। चीट कौन कर रहा है? तो देखिए, डेफिनेशन बदलनी चाहिए। जिन डेफिनेशन से पैट्रियार्किकल माइंडसेट की हैं, जिनके वजह से हमारी बेटियां बलि चढ़ती आई हैं, अब वो परिभाषाएं बदलनी चाहिए कि एक्चुअल में अगर देश की 50% आबादी इक्वल टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, देश में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, तो फिर उसके हिसाब से परिभाषाएं अब डिसाइड होनी चाहिए। वो लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि ये अगर बात कर रही है एम्बिशन से काम कर रही कंट्री के लिए, तो वो करेक्टर या वो चीट कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये तो बोला जाता है कि लड़कियों को टीचिंग दो, लड़कियों को बताओ, लड़कियों को ये करो,
लेकिन कहीं ये बात नहीं उठती कि लड़कों को स्टार्ट से बताया जाए कि आप रिलेशन में आ रहे हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। पेरेंट्स लड़का रिलेशन में तो बहुत लाइटली लेते हैं, इट्स ओके। लड़कियां जब चली जाएंगी तो थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है, क्योंकि एक डर होता है समाज का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा। लेकिन लड़कों को लेके कहीं भी सोसाइटी में थोड़ी भी पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते। मैं खुद मुंबई से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैंने भी अपने आसपास सोसाइटी में मैंने देखा कि पेरेंट्स जितना फिक्र मेरी नहीं करते, तो उससे ज़्यादा अगर मेरी कोई बहन होती तो उसकी ज़्यादा फिक्र होती और उसकी बाउंडेशन ज़्यादा होती, लेकिन लड़कों को वो गाइडेंस दी नहीं जाती। तो आप आपकी सोसाइटी में पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि जो लड़के हैं उनके पेरेंट्स को, लड़कियों को तो हर कोई ज्ञान दे देता है कि उन्हें संभाला जाए, उनके साथ ऐसा किया जाए, पेरेंट्स लड़के जिनके घर में, उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्योंकि उसको रिस्क फैक्टर कम है एक तो लड़कों को, तो इसके लिए पेरेंट्स का ध्यान थोड़ा सा कम रहता है लड़कों के ऊपर, क्योंकि लड़की अगर रहेगी तो उसको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इस मामले में, तो इसलिए उनका ध्यान थोड़ा लड़के के ऊपर कम हो जाता है। तो यही एक उनको एक आज़ादी मिलती है कि वो कुछ भी कर सकता है। सर इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि लड़का हरकतें जो कर रहा है सड़क पर खड़े होके, वो जिम्मेदारी है पुलिस की रोकना? पुलिस अपना काम ढंग से कर रही है? खासकर अगर आपके केस में शुरुआत में, क्योंकि मैंने वो उस जगह को मैंने विजिट किया था, मैं वहाँ गया भी था, वहाँ वो इतने दिन तक उसने छिपा के रखा, श्रद्धा के उसने टुकड़े किए, उसके बाद छिपा के रखा और इस तरह से वो डिस्पोज ऑफ कर रहा था। 6 महीने के बाद वो पता चलता है कि ऐसे ऐसे पूरा केस हुआ। आपको लगता है पुलिसिंग में कहीं स्टिकनेस होनी चाहिए? क्योंकि रात के वक्त मैं जब गया तो मुझे भी कोई पुलिस वाला वहाँ नजर नहीं आया, और ये तो इंसिडेंट के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अगर पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है हर जगह पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बीट कांस्टेबल का जो बेसिक प्रिंसिपल है, पुलिसिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कैसे इलाके को उसने कवर करना है। कहते हैं ना अगर सायरन भी बज जाए तो कहीं ना कहीं उसी का डर होता है। नहीं, इसमें पुलिस वालों का तो मैं इतना नहीं, मेरे पर्टिकुलर इस केस में ऐसे लगता है कि उसने जो शातिर दिमाग से काम किया है उसमें पुलिस का रोल इतना नहीं आता है। और मुझे यही जो मतलब परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो समाज है उनको पहले पता चलना चाहिए था कि ये यहाँ घर पे ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि समाज को भी थोड़ा सा अवेयरनेस आना चाहिए इसमें। हर जगह तो पुलिस नहीं जा सकती है जहाँ मालूम नहीं है। अगर समाज को मालूम है तो समाज उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ अगर पुलिस की ज़रूरत है और वो लोग नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि उनको भी कुछ काम करना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन इस केस में तो थोड़ा मुझे ये नहीं लग रहा है कि पुलिस ने कुछ काम नहीं किया। सीमा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ऐसे आपने हज़ारों केस किए होंगे जिसमें पुलिसिंग पर आपने, मतलब मैं इसको इस सेंस में बोलूँ कि कोर्ट में बखियाँ उधेड़ी होगी आपने पुलिस की, हर बार ये बात सामने आती है। इस केस में भी शाहबाद डेयरी की अगर मैं बात करूँ, इस केस में भी ये देखने में मिला कि वहाँ इलाके में कई जगहों पर ड्रग्स चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, और उन इलाकों को बड़ा नेग्लेक्टेड इलाका माना जाता है, और वहाँ की पुलिसिंग भी ऐसी होती है कि ठीक है यहाँ तो क्राइम होता रहता है, ये तो नॉर्मल बात है। आपको लगता है कि अगर स्टिकनेस होती तो साक्षी का जो मर्डर हुआ, और ठीक है लोगों की तो गलती है ही, मैं तो उनको बोलूंगा ही, लेकिन साथ साथ एक पुलिस का विजिलेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा दिल्ली में? हाँ देखिए चिराग जी, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, वो सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है पूरा देश देख रहा है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सीसीटीवी कैमरास आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के लिए लगाया या आपने डिटरेंस के लिए लगाया? ओ सॉरी, आपने प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग। क्या जहाँ पर भी जिस एरिया में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर पुलिस एक बाइक लेकर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी ईजिली 1 मिनट में 2 मिनट में कवर कर सकती है और वो क्राइम को रोक सकती है। जैसा कि अभी एक मैटर था जिसमें वो लड़की गाड़ी के नीचे उसको घसीटा कंजावला वाला मैटर, और उसमें बाहर के लोग आवाज़ सुन पा रहे थे, मीडिया में वो सारी सीसीटीवी कैमराज में कवर हो रही थी। जब वो लड़की उसमें फंसी इन केस, तो अगर वो मॉनिटर किए जा रहे होते कैमरे, तुरंत उस गाड़ी को ट्रेस करके इमीडिएटली रोका जाता, वो लड़की बच जाती।
शाहबाद वाले मैटर में भी यही था। क्यों नहीं उनको रेगुलेट किया जाता है, क्यों नहीं प्रिवेंटिव कोई मेजर्स एक्शंस लिए जाते हैं जिससे क्राइम ना हो। हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर ले जाते हैं कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़। अगर हम एज ए सोसाइटी लोगों में ये डर पैदा कर लें कि हम जो क्राइम कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं ट्रेस किए जा रहे हैं, हमें देखा जा रहा है, हम चाहे वो घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, सोसाइटी में, बस में, हर जगह, तो फिर वो क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये भी पता है कि हम क्राइम कर रहे हैं और हम कैमरा भी, CCTV कैमराज भी लगे हुए हैं, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है और जो पुलिस का वो इतना लेंदी है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। इसका एक एग्जांपल हम और किसी केस में नहीं, निर्भया केस में बता रहे हैं। निर्भया केस में कन्विक्शन हुआ, सारी कोशिशें हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर जगह। मुझसे जब लोग बात करते थे, जो आम पब्लिक है, पीपल है, वो कहते मैम उसमें तो उनको सज़ा हो गई फांसी की, जबकि नहीं हुई थी। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि फांसी की सज़ा सुनाया जाना और उसको सज़ा दे इम्प्लीमेंट, दोनों चीज़ें अलग अलग है। आप सोचिए समाज में तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ज़्यादा। कुछ लोग तो जब 3 मंथ्स तक कंटिन्यू ये मैटर चला, जब एग्जीक्यूशन के पार्ट पर कि आज फांसी सुनाई गई, इस डेट में फिक्स हुई, फिर टाल दी गई, फिर टाल दी गई, लोग कहते अरे कुछ नहीं होता है। लोगों की ये ओपिनियन है, ये कुछ नहीं होता है, चलता रहेगा, उसको फांसी नहीं होगी, वो छूट जाए। ऐसे केसेस में लूप होल्स भी ढूंढ के मतलब लॉज में जो लूप होल्स है उनको ढूंढ के जानबूझ के, जैसे निर्भया केस में ही एक आरोपियों का बार बार अलग अलग तरह से डाला जा रहा था, एप्लीकेशन डाले जा रहे थे, तो उनकी डेट्स बढ़ती जा रही थी। तो लॉ में ऐसे बहुत सारे लूप होल्स थे, क्या उन पे वर्क नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमेशा एज्यूम करके वो वर्क करके रखती है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब जब कंजावला वाला केस हुआ, शाहबाद डेयरी वाला केस हुआ, तो क्या एक कमेटी दिल्ली पुलिस ने बैठा ली इस चीज़ को लेकर के कि जितना भी CCTV कैमराज लगे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति बैठा रहेगा। तो ये प्रोग्रेसिव वर्क है और ये वो वर्क है जो क्राइम को रोकेगा। तो इस पर हम क्यों नहीं पहले से एज्यूम करके चलते हैं कि एज ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ये सिचुएशन क्रिएट होगी। जब आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम अगर आज भी ऐसे क्राइम होते देख रहे हो और वो वीडियो सर्कुलेट होकर के सिर्फ दिखा रहे हैं, दुख जता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस केस में आपने तमाम चीज़ें देखी, इसमें लोगों का जो बिहेवियर आया सामने, वहाँ 12, 13, 14 लोग निकल के जा रहे हैं और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक ने कोशिश की हल्का सा, आपने भी वो वीडियो देखा होगा। क्या कहना है सर ऐसे लोगों के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? ये तो मतलब ये समाज की बहुत बड़ी गलती है कि अगर उन्होंने 1-2 जन ने भी अगर कोशिश की होती तो लड़की बच जाती थी। इसलिए इसकी ये लड़कों की भी ऐसी हिम्मत बढ़ जाती है कि अगर कोई भी आगे आके उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है तो लड़के क्यों नहीं करेंगे ऐसे? तो समाज की भी जिम्मेदारी है इसमें। बस उन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार ने शायद 10 लाख का कंपनसेशन दे दिया। अब एक और चीज़ में यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है, ये विकास वालकर जी बैठे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली NCT का मैटर है श्रद्धा विकास वालकर जी का, उस बेटी का, यहाँ पर उनका मर्डर हुआ है। ये उनके फादर महाराष्ट्र से अप डाउन करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको कंपनसेशन के रूप में, जो कि स्कीम है कंपनसेशन स्कीम, इनको एक सपोर्ट के रूप में कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, जो कि इनकी मोरल और स्कीम के अंतर्गत भी ये कवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ये क्या कारण है? किसी को आप कंपनसेट कर दे, वो शाहबाद वाला केस हुआ, वो बेटी वापस नहीं आ सकती है। उस बेटी के फादर को कम से कम एक चीज नहीं, तो आप इस बाबत दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या उनका क्या कहना था? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन की निर्भया केस की भी मैं बात करूं, उस केस में भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उनका रिजेक्ट हुआ पिटीशन, तो उनको मूव करना चाहिए था एग्जीक्यूशन पिटीशन। वो पिटीशन मैं उनके पास लेकर के जा रही थी कि आप, ये राइट है PP को, मैं बता रही हूँ कि आप इस पिटीशन को मूव करिए जिससे इनका एग्जीक्यूशन हो सके, फांसी की सज़ा इनको दी जा सके। तो ये नेग्लिजेंसी दिखती है कहीं। एक व्यक्ति जो कि
अपनी इनकी मदर 85 की एज है उनकी, बेटा कहीं और रह रहा है, उनको छोड़ करके घर पर आते, घर पर एक केयर टेकर रखनी पड़ती है। महाराष्ट्र से दिल्ली आने का कम से कम अभी तक 10 बार आ चुके हैं। सारा खर्चा और क्या वर्क क्या है इनका, इलेक्ट्रॉनिक का वर्क कर रहे हैं, कोई इनका सपोर्ट नहीं है। और जब से केस हुआ मेंटली इमोशनली बहुत, और काम भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि जब उनके साथ क्राइम होता है, वो विक्टिम बनते हैं, तो फिर समाज और गवर्नमेंट उनको और भी क्या, समाज ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलो कि मेन सोसाइटी और गवर्नमेंट से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आदमी जाएगा कहाँ? फाइट करने से पहले ही वो आदमी आधा हार जाता है। वो क्या करे, कैसे करे, तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या इसमें मांग रखना चाहते हैं दिल्ली सरकार से खासकर? ये तो सरकार को ही समझना चाहिए। मैं तो मांग नहीं सकता कि मैं कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं ये बेटी गई, मेरी तो बेटी गई, बेटी तो वापस आने वाली नहीं है, तो मांग के क्या मुझे मिलेगा? बेटी तो चली गई, ये पैसा लेके क्या करूँ मैं? तो मेरे ये तो गुजारिश है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये कैसे करना चाहिए। कंपनसेशन जो स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट को खुद अप्रोच करना चाहिए, ताकि नहीं हमारी दिल्ली में क्राइम हुआ है, मुंबई की बेटी है या सादाबाद की जो भी है, उनको सबसे पहले कंपनसेट करें। तो एक उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हम अगर भाग दौड़ कर रहे हैं तो मुझे किसी से सपोर्ट नहीं लेना, किसी से पैसे उधार नहीं लेना। और नो डाउट हम सभी जानते हैं कि ट्रेवल करने के लिए एक से दूसरी जगह। विकास जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूँगा। अब आप इस केस में आप ऑब्वियसली ये चाहते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। दोनों केसेस की अगर मैं बात करूं, श्रद्धा केस में और साक्षी केस में, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है सर इसमें? मुझे तो दोनों केस में सिमिलरिटी है, इसके लिए मुझे लगता है कि दोनों को भी फांसी होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आपको निर्भया के कांड के इतने साल बाद, निर्भया केस के बाद, आपको कितना लगता है कि दिल्ली सेफ है? मुझे नहीं लगता दिल्ली सेफ़ है, क्योंकि अगर मैं एज ए एडवोकेट आज ये कहूँ कि रात में 12 बजे मैं अकेले निकल जाऊँ अपने जहाँ मैं रहती हूँ, स्टे करती हूँ, और 2 किलोमीटर भी मूव कर लूँ, तो मैं नहीं कर सकती। या कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि नहीं आप पूरी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर सेफ़ हो। तो जब नहीं ले सकते तो हम कैसे कह सकते दिल्ली सेफ़ है? तो ये बहुत बड़ी बात बोली सीमा जी ने कि ऑब्वियसली दिल्ली सेफ नहीं है, क्योंकि डर अभी भी बरकरार है। और डर तो आरोपी को होना चाहिए, जबकि डर यहाँ पीड़िता को होता है। आरोपी को कोई डर नहीं होता, वो ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है। हमने देखा किस तरह से श्रद्धा केस में भी यही हुआ, और अब जो साक्षी का केस है उस केस में भी यही हुआ। दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।